प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ाया था अभी तक वो बड़े इजी चैप्टर थे। आज हम एक नया और थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर लेंगे। जेनेटिक्स का चैप्टर है ये, 5वां चैप्टर आपकी बुक का, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये चैप्टर दैनिक जीवन में भी काम आने वाला है और इसके बारे में आपको जानकारी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। माँ बाप के कैरेक्टर बच्चों में जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। आपको पता है हम सभी अपने पेरेंट्स की प्रोडक्शन है। हमारे पेरेंट्स भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। ये क्यों है? हेरिडिटी की वजह से। हमको पता है कि एक कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है, बंदर का बच्चा बंदर होता है, चूहे का बच्चा चूहा होता है। ये सारा हेरिडिटी की वजह से है, इनहेरिटेंस की वजह से है। इनहेरिटेंस की वजह से माँ बाप के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं। इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। ये इनहेरिटेंस या हेरिडिटी है। दूसरा आता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है इतना सब कुछ होते हुए भी, हेरिडिटी होते हुए भी हम उनसे मैच नहीं करते। हमारे मन में जो डिफरेंस है, वास्तव में जो डिफरेंस है, डिफरेंस को हम कहते हैं वेरिएशन। तो सिमिलरिटी भी होती है और वेरिएशन भी होता है। और जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को कहते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आज हम इसी के बारे में जिक्र करेंगे। जेनेटिक्स क्या है, ये कैसे है, आप सभी जानते हैं बहुत पहले से, सिंस एंशिएंट टाइम, सिंस एंशिएंट टाइम्स, बहुत पहले समय से वी आर यूजिंग हेरिडिटी। आपने देखा होगा कि किसी जानवर के कैरेक्टर में बहुत अच्छे लगे तो हम रिप्रोडक्शन करवा के उसकी नई नस्ल पैदा करवा लेते हैं। उसके अगले बच्चे को हम रख लेते हैं, जो वो बच्चा देता है वो बच्चा हम अपने घर में रख लेते हैं। ये सारा हेरिडिटी है। किसी खेत में अच्छी फसल पैदा होती है तो उसको हम बीज के रूप में रख लेते हैं। ये हेरिडिटी है, ताकि अगली जनरेशन में हमारे अच्छे कैरेक्टर पैदा हों, अच्छे जीन पैदा हों, अच्छे प्रोडक्शन पैदा हो। ये सारा हेरिडिटी है। ये बड़ा कॉमन एग्जांपल भी हम यूज करते हैं। हम शादी करते हैं, जहां भी हम शादी करते हैं तो हम चेक करते हैं इनकी हेरिडिटी कैसी है, इनका परिवार कैसा है, इनके माँ बाप कैसे थे, ये कैसे हैं, इनमें कैरेक्टर कैसे हैं, ताकि अगली जनरेशन में जो हेरिडिटी हो वो यूजफुल हो, बड़ी अच्छी हो। तो हेरिडिटी के प्रिंसिपल हम जनरेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम करते हैं। वास्तव में इस पे एक यूजेनिक्स, एक नई ब्रांच चली है जेनेटिक्स की, यूजेनिक्स, जिसमें हम जनरेशन को इम्प्रूव करवाते हैं सेलेक्ट करके। ये यूजेनिक्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है और इसके द्वारा हम नई जनरेशन जो डिजायर्ड कैरेक्टर वाली पैदा करवा देते हैं। वास्तव में ग्रेगर जॉन मेंडल ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स
ये मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है, जो कि जेनेटिक्स का मरने के बाद इसको आफ्टर डेथ इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स माना गया था। इसकी मैं बाद में आपको हिस्ट्री बताऊंगा। जीते जी मेंडल को किसी ने नहीं पूछा, मरने के बाद उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि मिली और आज भी सम्मान से हम उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स मानते हैं। अब ये तो एक जनरल बात हुई, सिंपल बात हुई। तो अब हम पहले मेंडल की बात करते हैं। मेंडल ने क्या किया? मेंडल वास्तव में मेंडल एक फादर था, मोंक था। उसने गार्डन पी मटर की एक किस्म है जिसका नाम है पाइसम सटाइवम। ये गार्डन पी का बॉटनिकल नाम है। इस पे उसने 1856 से लेके 1863 7 साल एक्सपेरिमेंट किए और 7 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने फिर अपने लॉ दिए, जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने 7 साल एक्सपेरिमेंट किए और 7 साल के बाद उसने अपने लॉ दिए, जिनको कहते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के 3 मेन लॉ हैं। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तो एक जनरल जानकारी दी मेंडल की। वास्तव में मेंडल का इरादा ना तो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करने का था और ना ही कोई लॉ देने का था। वो बेसिकली ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग पी, मटर खाने का बड़ा शौकीन था। तो वो उसके जो चर्च में जगह है उस जगह में मटर उगाता था। तो उसने क्या किया, उसने छोटी छोटी ये बेड बनाए, छोटी छोटी क्यारियां बनाई और उन क्यारियों में उसने मटर बोए। लेकिन उसने एक काम किया कि प्योर मटर रखे। प्योर का मतलब कैसे? अगर किसी क्यारी में, मान लो ये एक बेड है, ये क्यारी है, इसमें उसने मटर बोए, ये दूसरी क्यारी है, इसमें बोए, तो इस क्यारी में एक ही तरह के मटर होंगे सारे। अगर कोई पौधा दूसरी तरह का उग गया तो उसने उखाड़ के फेंक दिया। इसका मतलब अगर सारे टाल हैं तो सारे टाल ही होंगे, एक जैसे होंगे। इसमें ड्वार्फ है तो सारे ड्वार्फ ही होंगे। अगर इसमें कोई पौधा टाल हो जाता उसने फेंक दिया। इस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले उसने इस तरह से प्योर प्लांट प्राप्त किए। प्योर प्लांट किसको कहते हैं? प्योर प्लांट्स आर दोज प्लांट्स which produce only same one type of organism, जो अगर बोए तो वैसे ही पौधे पैदा हो जैसे होते हैं। मान लो ये टाल प्लांट है, इस प्लांट को बीज हम कितनी जनरेशन तक बोए तो वो हमेशा टाल ही पैदा होंगे। तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं प्योर प्लांट, चाहे वो टाल हो चाहे ड्वार्फ हो। इस तरह से उसने 7 पेयर्स मटर में ढूंढे जिनमें कंट्रास्टिंग करैक्टर थे।
कंट्रास्टिंग करेक्टर कैसे, हर करेक्टर का अपोजिट करेक्टर था, जैसे टाल, तो टाल का अपोजिट द्वार था, तो उसने प्योर टाल भी बनाए और प्योर द्वार भी बनाए। रेड फ्लावर, बल्कि वायलेट होता है मटर में, और दूसरे इसके अपोजिट था व्हाइट फ्लावर। ये कंट्रास्टिंग करेक्टर कहलाते हैं। एक्सियल फ्लावर और टर्मिनल फ्लावर, येलो सीड, फिर ग्रीन सीड, राउंड सीड, रिंकल्ड सीड, और फिर पोड की शेप इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। आपने देखा होगा दो तरह के मटर होते हैं, एक की तो पोड बिल्कुल ऐसे प्लेन होती है ऐसे, दूसरे की पोड ऐसे होती है, उसमें ऐसे इस तरह से दबी हुई होती है, जहाँ दाने होते हैं वहाँ उभरी हुई होती है, जहाँ दाने नहीं होते वहाँ दबी हुई होती है। ये हमारी, तो इस तरह से ये 7 पेयर ऑफ करेक्टर्स हैं, इनको हम कहते हैं कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर। तो मेंडल ने देखा कि मटर के अंदर 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, फिर उसने हर करेक्टर के प्योर प्लांट प्राप्त किए, जिनको हम होमोजाइगस भी कहते हैं। प्योर, जैसा मैंने बताया, दोज प्लांट विच विल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ प्लांट, उनको हम कहेंगे प्योर प्लांट। तो उसने 7 के 7 पेयर होमोजाइगस या प्योर प्लांट बनाए, इनको हम कहते हैं होमोजाइगस। मेंडल ने ये 7 पेयर था 14 तरह के प्लांट होमोजाइगस बनाए। फिर होमोजाइगस बनाने के बाद उसने फिर क्रॉस किया। क्रॉस वास्तव में कोई खास बात नहीं है, क्रॉस का मतलब है उनमें रिप्रोडक्शन करवाना। और इसके लिए उसने क्या किया, उसने सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाई। वास्तव में मेंडल ये देखना चाहता था कि अगली पीढ़ी में किसके करैक्टर आते हैं। अगर पेरेंट्स में अलग अलग करैक्टर हैं, मान लो एक पेरेंट टाल है, एक पेरेंट ड्वार्फ है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन ये रिप्रोडक्शन करेंगे, इनके कॉम्बिनेशन से जो पहली जनरेशन बनेगी वो कैसी होगी, उसको एफिल जनरेशन कहते हैं, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन कहते हैं। ये कैसी बनेगी, वो इस तरह से अंदाजा लगाना चाहता था कि जब कंट्रास्टिंग ट्रेट वाले ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो अगली जनरेशन में कौन सा करैक्टर आता है। मेंडल का मेन पर्पज यही था। इसके लिए उसने सिलेक्टिव ब्रीडिंग की। उसने क्या किया, उसने उस प्लांट के जो स्टेमन थे वो तोड़ दिए और उसके स्टिग्मा के ऊपर दूसरे जिसका वो रिप्रोडक्शन चाहता था उसके कोलन गिन लाके डाल दिए और इसको आगे उसने कवर्ड कर दिया, बैगिंग कर दिया। इसको कहते हैं बैगिंग, पॉलीथीन से बैगिंग कर दिया ताकि दूसरे कोलन गिन उस पर ना गिने। ये वास्तव में सेलेक्टिव रिप्रोडक्शन है। जिनकी वो प्रोडक्शन चाहता था, जिनका वो कॉम्बिनेशन चाहता था, जिनका वो हाइब्रिड चाहता था, उन प्लांट को ही उसने कंबाइन करवाया, दूसरे प्लांट को कंबाइन उसने करने नहीं दिया। ये टेक्निक मेंडल ने यूज की अपने रिप्रोडक्शन में। तो इस तरह से जो स्पीशीज थी होमोजाइगस के बीच उसने क्रॉस किया। तो सबसे पहला उसका जो लॉ आया उसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसने क्या किया, उसने देखा कि अगर प्योर टाल और प्योर ड्वार्फ में क्रॉस करें दोनों में क्रॉस करवा दिया, उसने रिप्रोडक्शन करवाया। F1 जनरेशन में सारे टाल पैदा हुए। इसका मतलब क्या हुआ,
प्योर ड्वार्फ ने अपना असर नहीं दिखाया टाल की प्रेजेंस में। जब दो प्योर ऑर्गेनिज्म में सिंगल कैरेक्टर के लिए क्रॉस कराते हैं, इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये कैसा क्रॉस है? मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस उस क्रॉस को कहते हैं जिसमें एक ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए क्रॉस कराया जाए। जब एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए क्रॉस कराया जाता है तो इसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने क्या किया? उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया उसने एक पेयर के लिए, तो उसने क्या देखा? प्योर ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर आए पहली जनरेशन में। इससे उसने अपना लॉ दे दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे आप देख रहे हैं केवल हाइट के लिए, हाइट का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एक टाल है, एक ड्वार्फ है, तो कैसा क्रॉस हो गया ये? मोनोहाइब्रिड। क्योंकि एक ही कैरेक्टर, हाइट का कैरेक्टर कंसीडर। कलर का भी देख कर सकते थे हम। अगर हम राउंड सीड में और रिंकल्ड सीड में क्रॉस कराएं या येलो सीड में और ग्रीन सीड में क्रॉस कराएं, तो ये भी मोनोहाइब्रिड के एग्जांपल हैं। चाहे ये करवा ले, चाहे ये करे, चाहे वो करवा ले। तो जब उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, उससे देखा कि पहली जनरेशन में एक ही कैरेक्टर आता है, इसलिए रख दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये है मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या डेफिनेशन है डोमिनेंस की? व्हेन ए क्रॉस इज डन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म फॉर single pair of contrasting character। और ये ऑर्गेनिज्म कैसे होने चाहिए? प्योर। दोनों ऑर्गेनिज्म प्योर हो, होमोजाइगस हो। जब होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म के बीच में एक पेयर के लिए, कंट्रास्टिंग पेयर के लिए क्रॉस कराते हैं, ओनली वन कैरेक्टर appears in the first generation। केवल एक कैरेक्टर आएगा और इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। जैसे टाल और ड्वार्फ में क्रॉस करें तो पहली जनरेशन में सारे टाल बनेंगे। इसका मतलब इनमें डोमिनेंट कौन है? टाल। टाल डोमिनेंट है। राउंड और रिंकल्ड में क्रॉस करेंगे तो कौन सा कैरेक्टर आएगा? सारे राउंड बनेंगे। इसका मतलब राउंड डोमिनेंट है। येलो और ग्रीन में क्रॉस करेंगे तो कौन सा कैरेक्टर आएगा? येलो। इसका मतलब येलो डोमिनेंट है। इसमें केवल एक कैरेक्टर आएगा जो प्योर के दोनों प्योर होने चाहिए। अब प्योर वो होते हैं जिनमें दोनों फैक्टर एक जैसे। मेंडल ने वास्तव में फैक्टर कहा, लेकिन ये फैक्टर नहीं होते, ये आज में पता है जीन होते हैं। जैसे उसने बताया कि जैसे प्योर टाल है, अगर प्योर टाल की बात करें तो मेंडल ने बताया इसमें दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, इसको उसने प्योर टाल बताया। और प्योर ड्वार्फ के अंदर दोनों फैक्टर हैं, उसने ये बताया। इनको हम छोटे अक्षर से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से है। इसमें भी दोनों एक जैसे। ये प्योर है, इसकी सारी जनरेशन ड्वार्फ ही होंगी। इसमें दोनों फैक्टर एक जैसे, इनको उसने फैक्टर बताया।
तो जब यहाँ से गैमेट बनेंगे, स्पर्म बनेंगे या ओवम बनेंगे, तो यहाँ से सब में कैपिटल टी आएगा और यहाँ से सब में स्मॉल टी आएगा। ये क्योंकि मियोसिस डिवीजन होता है गैमेट बनने में, तो एक फैक्टर आएगा, आज हम जानते हैं वो जीन या क्रोमोसोम आते हैं, इसमें भी एक आएगा। इनमें एक मेल है, एक फीमेल है। आप ध्यान रखें, ये मेल का सिंबल होता है, ये फीमेल का होता है। हम इनको बाद में आपको बताएंगे, मेल और फीमेल के सिंबल भी आप ध्यान रखें, जैसे तो +1 में टैक्सोनॉमी में भी थे। तो जब इनका क्रॉस करेंगे, रिफ्यूजन फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें क्योंकि डोमिनेंट वाला जीन है, प्योर टाल वाला जीन है जो डोमिनेंट है, जो प्रकट हो रहा है, तो ये टाल होगा। ये टाल क्यों है? क्योंकि इसमें ये कैपिटल वाला ये अपना असर दिखाएगा इसकी प्रेजेंस में भी, तो ये सारे टाल होंगे। ध्यान रखें, टाल दो तरह के होते हैं, कैपिटल टी प्योर टाल कहलाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये हेटेरोजाइगस टाल कहलाता है, और ये ड्वार्फ। इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं जीनोटाइप। तो 3 तरह के जीनोटाइप हाइट के हिसाब से होते हैं, प्योर टाल, हाइब्रिड टाल, इसको हम कहेंगे हाइब्रिड या हेटेरोजाइगस टाल, और इसको हम कहेंगे प्योर ड्वार्फ। ड्वार्फ वास्तव में प्योर ही होते हैं। तो पहली जनरेशन में सारे के सारे टाल होंगे, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये था मेंडल का पहला एग्जाम्पल, पहला क्रॉस, पहला उसका जो उसने देखा सबसे पहले क्रॉस करके, कि पहली जनरेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म मोनो हाइब्रिड क्रॉस से बनेंगे वो सारे के सारे एक ही करेक्टर वाले होंगे, और जो करेक्टर आता है उसको हम डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं। डोमिनेंट करेक्टर को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ये मेंडल का फर्स्ट लॉ था। वास्तव में ये लॉ बाद में जाके देखा, मेंडल लकी था इस मामले में, कि इसमें कोई ऐसा वो नहीं आया कि जो वेरिएशन आया हो। बाद में पता लगा कि इसमें वेरिएशन भी आते हैं। मेंडल के बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी आया, और कोडोमिनेंस भी आया, लेकिन इनको बाद में जिक्र करेंगे, हम लेंगे इनको। लेकिन वास्तव में मेंडल लकी था, मटर में ना तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना कोडोमिनेंस है, प्योर वहाँ डोमिनेंस और रिसेसिव ट्रेट है। तो इसलिए मेंडल का पहला लॉ अब देखें कि पहली जनरेशन में सारे एक ही करेक्टर आता है, तो इस हिसाब से तो जो रिसेसिव करेक्टर है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसने फिर क्रॉस करवाया, और दूसरा ये जो F1 में जो ऑर्गेनिज्म बने थे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, इनका क्रॉस करवाया। उसने क्या देखा कि जब इनका F1 जनरेशन वाले ऑर्गेनिज्म में क्रॉस कराते हैं, ये दोनों टाल हैं, तो अगली जनरेशन में टाल और ड्वार्फ दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं। 3 टाल और 1 ड्वार्फ, 3:1 की रेशो में। अर्थात यहां आप देखें पेरेंट्स दोनों टाल हैं, लेकिन ऑफस्प्रिंग ड्वार्फ भी आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कई बार ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकता है, जैसा कि हम नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं। कई बार हमारे समाज में बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, माँ बाप थोड़े से कम इंटेलिजेंट हो सकते हैं, या कई बार माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चा कम इंटेलिजेंट हो जाता है। कई बार माँ बाप गोरे हैं, बच्चा काला हो जाता है, कई बार माँ बाप काले हैं, बच्चा गोरा हो जाता है। तो ये जो इस तरह की कंडीशन है, ये सारी हेरिडिटी में हम पढ़ेंगे कि इनका क्या कारण है, क्यों होता है। लेकिन ये हो सकता है कि अगली जनरेशन में डिफरेंस आ जाए। तो उसने इसको एक्सप्लेन किया कि ये दोनों हेटेरोजाइगस थे, यहाँ से 2 तरह के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी वाले, एक स्मॉल टी वाले। यहाँ से भी 2 तरह के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी वाले, एक स्मॉल टी वाले। जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो कैपिटल टी प्योर टाल हो जाएगा। अगर ये इसके साथ कंबाइन करें, प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। ये इसके साथ कंबाइन करे तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, और ये इसके साथ कंबाइन करे तो स्मॉल टी हो जाएगा। ये प्योर टाल है, ये दोनों हाइब्रिड टाल हैं,
और ये ड्वार्फ है। तो अगर हम फिनोटिपिक रेशो देखें, फिनोटिपिक रेशो है इसकी 3:1, 3 टार्गन ड्वार्फ। लेकिन जीनोटिपिक की बात करें, जीनोटिपिक है 1:2:1, क्योंकि इसके जीन अकेले हैं, इन दोनों के जीन एक जैसे हैं, इसका एक है। तो जो जीन के हिसाब से रेशो को कहते हैं जीनोटिपिक रेशो, करैक्टर के हिसाब से फिनोटिपिक रेशो। ये था मेंडल का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल कहता है when cross is done between hybrid organism for a single character, then in next generation both characters separate। अगली जनरेशन में दोनों करेक्टर आएंगे और इनकी रेशो 3:1 होगी। ये था मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अर्थात जो पहली में करेक्टर नहीं आया वो दूसरी जनरेशन में आ जाएगा। ये था स्टार्टिंग इस चैप्टर का। आप इसको ध्यान से समझें। कोई बात समझ में आई हो, कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम लगती हो तो आप मुझे कॉल करें या मैसेज डालें, फिर हम आपको आगे का टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।